हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, यानी कि सामयिक को। और इसी उपलक्ष्य में हम देखेंगे 2 जनवरी 2025 की तरफ हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कुछ राज्य समाचारों के बारे में, बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में, रक्षा समाचार के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार के बारे में, खेल समाचार के बारे में, राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, नियुक्तियां और इस्तीफे की खबरें, शोक समाचार। यानी कि हम देखेंगे राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, राष्ट्रीय समाचार, नियुक्तियां और इस्तीफे की खबरें और शो की समाचार। परंतु इस सबसे पहले एक छोटा सा असवीकरण है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले हम आगे प्रस्थान। तो असवीकरण कुछ इस प्रकार से है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब ये आगे बढ़ते हैं। तो राज्य समाचारों में सबसे पहला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने कन्याकुमारी में भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन। 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने कन्याकुमारी में 133 फुट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले भारत के पहले बॉस्टरिंग आर्च ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का उद्घाटन तिरुवल्लुवर प्रतिमा की स्थापना की रजत जयंती समारोह के हिस्सों में के रूप में किया गया था। पुल जिसकी लंबाई 77 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, इसको जंग और तेज समुद्री हवाओं का सामना करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा 33 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पुल पर्यटकों का समय बचाने के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें दो स्मारकों के बीच नौका सवारी की आवश्यकता ना हो। तो यदि हम बात करें इसके बारे में तो देखिए, तमिलनाडु जो है वो दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसकी मुख्य बोली तमिल है। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल स्टालिन, इन्होंने हाल ही में भारत के सबसे पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुल है और ये बीच में कांच है, ठीक है। इसका उद्घाटन किया है। ये हुआ कहां पर है? तो ये हुआ है तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बीच में, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 133 फीट है और इसकी लंबाई है 77 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। इसको बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि जिस स्थान पर होगा वहां पर जंग और तेज समुद्री हवाएं अक्सर चलती रहती। तो ऐसे में ये पुल समय के साथ जल्दी खराब ना हो जाए, इसलिए इसको इस उन्नत तकनीक से बनाया गया है कि ये इन चीजों को झेल जाए। कुल लागत कितनी आई है इसमें? 33 करोड़ रुपए। बनाया किस लिए गया है कि जिन लोगों को तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बीच में आना जाना होता था, उन्हें नौका सवारी करनी पड़ती, जो अक्सर तूफानी हवाओं में सुरक्षित नहीं थी। तो अब ऐसे में लोग इस पुल के सहारे इन दोनों स्मारकों को एक साथ घूम सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में। यस बैंक और FICCI ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए यस पावर हब लॉन्च किया। दिसंबर 2024 में यस बैंक लिमिटेड ने FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर महिलाओं उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक विशेष MSME कार्यक्रम यस पावर हब लॉन्च किया है। कार्यक्रम महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित व्यापक वित्तीय समाधान प्रदान करता है।
मुख्य विशेषताओं में विशेषीकृत एसएमई ऋण, प्रीमियम व्यवसाय खाते, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेशी मुद्रा सेवाएं, निवेश के अवसर, क्रेडिट कार्ड विकल्प और बीमा योजनाएं शामिल है। यह पहल महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थन देने का लक्ष्य रखती है। तो यदि बात करें इसके बारे में तो देखिए, यस बैंक भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों में सबसे शीर्ष बैंकों में से एक है। तो इसने अभी क्या करा कि जो भारत का एमएसएमई कार्यक्रम है, एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी वो कंपनियां या वो व्यवसाय जो कि अभी ज्यादा व्यापक रूप में नहीं फैले हैं बल्कि धीरे धीरे अपना विकास कर रहे हैं। तो एमएसएमई कार्यक्रम में जो मुख्य तौर पे महिला व्यापारी हैं उन्हें सपोर्ट करते हुए, सहायता प्रदान करते हुए अपना पावर हब लॉन्च किया, जो कि FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्होंने किया। इसमें इन्होंने कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई हैं? सबसे पहला एसएमई ऋण, के बाद प्रीमियम व्यवसाय खाते, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सेवा, विदेशी मुद्रा की सेवाएं, निवेश के अवसर प्रदान करना, क्रेडिट कार्ड और बीमा योजना, ये सभी इनको यानी महिला उद्यमियों को दी जाएंगी। ठीक है, मुख्यतः हमारा जो यहाँ पे उद्देश्य है वो ये है कि हम एमएसएमई कार्यक्रम के दौरान जो हमारे छोटे व्यवसाय हैं भारत के, उन्हें आगे बढ़ाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके साथ साथ हमारा जो महिला सशक्तिकरण का एक विकल्प है वो भी पूरा होता चला जाए। जो संकल्प हमने लिया था महिला शक्तिकरण का, वो भी हम क्यों ना अपने एमएसएमई कार्यक्रम से जोड़ दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने नियामक गैर अनुपालन के लिए कर्नाटक के 4 सहकारी बैंकों पर 5.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का पालन न करने की वजह से कर्नाटक के 4 सहकारी बैंकों पर 5.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर निर्धारित सीमाओं से अधिक नए ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने और उचित संपार्श्विक की कमी के लिए 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक नियामित को शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक्सपोजर मानदंडों और अपने ग्राहक को जाने आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। श्री बसवेश्वर पट्टन सहकार बैंक नियामित पर उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्षेत्र में अपने जोखिम बढ़ाने के लिए बिना पूर्व आरबीआई अनुमोदन के 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मंसरा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में अपलोड ना करने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक है, तो देखिए अभी हम बात करें आरबीआई की, तो हम सब जानते हैं कि आरबीआई भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र दोनों का ही प्रमुख नियामक है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2024 में ही कर्नाटक राज्य के 4 सहकारी बैंकों पर लगभग 5.50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अभी जो जुर्माना है ये अलग अलग कारणों से लगा है, मुख्यतः जो कारण नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे उन कारण की वजह से मुख्यतः। जैसे हम बात करें पहले भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो इन पे जुर्माना लगाने का कारण क्या था कि जो निर्धारित सीमाएं थी उससे अधिक नए ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना। देखिए क्या होता है कि जो सहकारी बैंक होते हैं या मुख्यतः जो भी आपके वाणिज्यिक बैंक होते हैं, तो आरबीआई उन्हें एक निर्धारित रेशियो देता है कि आप इस रेशियो के बाहर लोन या एडवांसेस नहीं दे सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए बैंक के पास अपना पैसा नहीं होता है। बैंक में मुख्यतः क्या चल रहा है, ये बैंक है, लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बैंक ने ऋण और एडवांसेस बांटे, तो जो लोग अपना पैसा वापस लेंगे तो बैंक को भी अपना पैसा वापस लेना होगा उन लोगों से जिनको बैंक ने उधार दिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने बैंक से पैसा उधार लिया है वो एक समय सीमा तक के लिए पैसे को अपने पास रख सकते हैं, जो आपका लोन या एडवांस एग्रीमेंट भी होता है।
तो ऐसे बीच में अगर ये लोग जिन्होंने अपना पैसा जमा किया था, ये लोग बैंक से अपने पैसे की मांग करने लग जाए, तो बैंक कहां से पैसा लाके देगा? इसीलिए आरबीआई बैंकों को एक निर्धारित सीमा ही बताता है जहां तक वो पैसा उधार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर निर्धारित सीमा 8/10 है, यानी बैंक के पास 100 करोड़ है लेकिन सिर्फ 80 करोड़ तक का ही बैंक लोन दे सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड था, उसकी जो निर्धारित सीमा थी आरबीआई के अनुसार, उन्होंने उससे भी अधिक ऋण और अग्रिम स्वीकृति दी, जिसकी वजह से उस पे 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं पे दूसरा जो था स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक नियामक, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो जो शहरी सहकारी बैंकों की यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसके लिए जो आरबीआई ने मानदंड स्थापित किए हैं, उनका उल्लंघन और साथ ही साथ ग्राहक को जाने यानी नो योर कस्टमर केवाईसी का उल्लंघन, इन उल्लंघनों की वजह से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं पे श्री बसवेश्वर पट्टन सहकार बैंक को उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी वो लोन और एडवांसेस जो कि डूब गए, जहां से बैंक को कोई ब्याज नहीं आ रहा है, ना ही जो मूल राशि थी वो वापस आ रही है। ऐसे क्षेत्रों में बसवेश्वर पट्टन सहकार बैंक ने लगातार अपने कदम आगे बढ़ाए, जिसकी वजह से जोखिम जो है वो बढ़ता चलेगा। और इस चीज के लिए यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्षेत्र में जोखिम बढ़ाने के लिए आरबीआई से अनुमति इनको नहीं मिली थी। तो इस बात का उल्लंघन करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं पे मंजरा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को जो ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड्स हैं, उनको सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में तय समय सीमा के अंदर दर्ज ना करने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो इन 4 बैंकों पे जुर्माना लगा। किन किन कारणों से लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आरजीए ने महिलाओं के लिए आईसीआईसीआई प्रूविश इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया। दिसंबर 2024 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर आईसीआईसीआई प्रूविश नामक एक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया, जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से गंभीर बीमारियों और सर्जरी को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्पाद गंभीर बीमारियों के निदान पर, जिसमें स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय के कैंसर, साथ ही हृदय संबंधी स्थितियां शामिल हैं, स्वास्थ्य कवरेज राशि का 100% तक का तत्काल भुगतान प्रदान करता है। 30 साल की प्रीमियम गारंटी के साथ यह उत्पाद ग्राहकों को उनकी प्रीमियम भुगतान योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से बनाने में मदद करता है और भुगतान अवधि के दौरान किसी भी समय 12 महीने का प्रीमियम ब्रेक प्रदान करता है। मानक योजनाओं के विपरीत जो प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान करती है, यह उत्पाद निदान पर एक निश्चित एकमुश्त राशि प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों को लचीलापन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई ने पूर्ण केवाईसी पीपीआई के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति दी। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया प्रावधान पेश किया, जिसके तीसरे पक्ष के यूपीआई अनुप्रयोगों के माध्यम से पूर्ण केवाईसी प्रीपेड भुगतान उपकरणों से एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान को सक्षम बनाता है। यह कदम 5 अप्रैल 2024 को घोषित आरबीआई के विकास और नियामक नीतियों के बयान के अनुरूप है। इस अद्यतन प्रावधान के तहत पीपीआई जारीकर्ता अपने फुल केवाईसी पीपीआई धारकों को इन पीपीआई को उनके यूपीआई हैंडल से लिंक करने और तृतीय पक्ष यूपीआई ऐप्स के माध्यम से भुगतान करने या धन प्राप्त करने की अनुमति दे सकेंगे। लेन देन को यूपीआई प्रणाली में संसाधित किए जाने से पहले पूर्व अनुमोदित किया जाएगा, जिससे कि सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इस लेन देन के लिए प्रमाणीकरण पीपीआई के मौजूदा क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके किया जाए। तो देखिए, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहला है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, फिर है आपका पीपीआई यानी प्रीपेड भुगतान उपकरण, और फिर है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो हम बात करें इस चीजों के बारे में।
तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अप्रैल 2024 को अपना एक बयान यहाँ पे दिया था विकास और नियामक नीतियों के अनुरूप। ठीक है, इसी चीज को लेते हुए जो आरबीआई ने अप्रैल में कहा था उसको आखिरकार दिसंबर में उन्होंने लागू कर दिया। यानी जो ग्राहक पीपीआई यानी प्रीपेड भुगतान उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं वो अब अपने यूपीआई को इससे लिंक कर सकते हैं, ताकि उनके जो विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के या धन प्राप्त करने के तरीके हैं उनको सुविधाजनक बनाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्विगी ने डिलीवरी पार्टनर्स को वित्तीय साक्षरता से सशक्त बनाने के लिए एनएसई के साथ साझेदारी की। 2024 के 24 दिसंबर को स्विगी लिमिटेड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक लगभग 1 लाख महिला डिलीवरी पार्टनर्स बनाने का है। वित्तीय प्रशिक्षण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किया जाएगा। यह पहल स्विगी के व्यापक कार्यक्रमों का हिस्सा है, जैसे शी द चेंज और स्विगी स्किल्स के इसके कार्यबल को सशक्त बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो स्विगी जो है ये भारत का एक जाना माना मशहूर ऐप है जिससे लोग खाने पीने के उत्पाद मंगाते रहते हैं। ठीक है, आप सबने स्विगी का नाम सुना हो। तो स्विगी लिमिटेड ने क्या करा, अपने डिलीवरी पार्टनर्स को वित्तीय साक्षरत बनाने के लिए जो भारत का स्टॉक मार्केट है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके साथ एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर कर ली कि अब जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है ये स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स को एक विशेष तौर पे डिजाइन किया गया वित्तीय साक्षरता कोर्स प्रदान करेगी। ठीक है, और जो ट्रेनर होंगे इस कोर्स के वो कहां से सर्टिफाइड होंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसमें भी इन्होंने मुख्य तौर पे महिलाओं को लक्षित किया है सशक्त बनाने के लिए, जैसे कि 2030 तक का इनका लक्ष्य है 1 लाख महिला डिलीवरी पार्टनर्स बनाने का। ठीक है, वहीं पे स्विगी के जो बाकी हिस्से हैं जैसे शी द चेंज और स्विगी स्किल्स, इन बाकी के हिस्सों में भी स्विगी अब वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण को जोड़ने जा रहा है। आगे बढ़ते, आरबीएल बैंक ने डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची। आरबीआई बैंक लिमिटेड ने डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड में अपनी पूरी 8.16% हिस्सेदारी बेच दी है। बिक्री में 57.71 लाख इक्विटी शेयर शामिल थे, जिनका अंकित मूल्य प्रत्येक ₹2 था, जिससे डीएएम कैपिटल की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। शेयरों का प्रत्येक ₹288 में बेचा गया, जिसमें कुल लेन देन मूल्य 163.32 करोड़ रुपए हो गया। आईपीओ से पहले बैंक ने पहले ही 10.60 लाख शेयर यानी कि 1.5% डीएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के माध्यम से एक द्वितीयक बाजार लेन देन के माध्यम से बेच दिए। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो आपका आरबीएल बैंक है उसने डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स में अपनी जो हिस्सेदारी थी उसे पूर्ण तरह से बेच दिया है, जो कि कितनी थी 8.16% थी। ठीक है, जिसमें कि 57.71 लाख इक्विटी शेयर शामिल थे, जिनका प्रत्येक ₹2 था अंकित मूल्य। और इसी के साथ साथ आईपीओ से पहले ही बैंक ने लगभग 10.60 लाख रुपए का शेयर यानी कि 1.6% के जो शेयर थे डीएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के, वो द्वितीयक बाजार लेन देन से बेच दिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें रक्षा समाचारों के बारे में। रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एमडीएल और नेवल ग्रुप के साथ
2,866 करोड़ रुपए के अनुबंध पे हस्ताक्षर किए। 30 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एआईपी प्रणाली के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग का निर्माण और इसे भारतीय पनडुब्बी पर एकीकृत करने और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों पर इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो के एकीकरण के लिए 2,866 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पे हस्ताक्षर किए। दोनों अनुबंधों पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भारत की नौसैनिक संपत्तियों की सहन शक्ति और मारक क्षमता को बढ़ाना है, जिससे रक्षा क्षेत्र में संचालन क्षमताओं और आत्मनिर्भरता दोनों को बढ़ावा मिल सके। एआईपी प्लग निर्माण और एकीकरण अनुबंध, जिसकी कीमत 1990 करोड़ रुपए है, ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ हस्ताक्षरित किया जाएगा। और EHWT एकीकरण अनुबंध, जिसकी कीमत 877 करोड़ रुपए है, नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। आगे बढ़ते तो नेपाल में भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण शुरू हुआ। 18वीं बटालियन स्तर की संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन ताल झंडी नेपाल में शुरू हुआ, जो कि 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक निर्धारित है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत नेपाल रक्षा सहयोग को मजबूत करना और भारतीय सेना और नेपाली सेना के कर्मियों के पेशेवर कौशल को बढ़ाना। वार्षिक द्विपक्षीय सेना अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारतीय सेना और नेपाली सेना दोनों द्वारा किया जाता है, जिससे संयुक्त अभियानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से जंगल युद्ध और पहाड़ों पर आतंकवाद विरोधी अभियानों में। अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र चार्टर यूएनसी के अनुरूप मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR पर भी जोर दिया गया। तो हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए भारत और नेपाल ने अपने सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण शुरू किया है, जो कि आपका 31 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 13 जनवरी 2025 तक निर्धारित रहेगा। इसमें हमेशा हमारा जो मुख्य आप कह सकते हो उद्देश्य रहता है, वो विशेष रूप से जंगल युद्ध और पहाड़ों पर आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस एंड टेक न्यूज के बारे में। तो नेजीडी ने भारत के समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए आईपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने भारतीय बंदरगाह संघ के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र में डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते को नेजीडी के अध्यक्ष और सीईओ नंद कुमारम और आईपीए के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल द्वारा अंतिम रूप दिया गया। सहयोग का उद्देश्य वास्तविक समय के डेटा, उन्नत विश्लेषण और प्रणाली एकीकरण का उपयोग करके नेजीडी की तकनीकी विशेषज्ञता को आईपीए की समुद्री अंतर्दृष्टि के साथ मिलाकर भारत के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है, जिससे कि दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि हो सके। एनईजीडी की स्थापना 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई के रूप में आज ये कार्यरत है या अभी भी कार्य करता है। आगे बढ़ते, इसरो ने PSLV C60 स्पार्डेक्स के मिशन के साथ 2 अंतरिक्ष यान STX-01 और STX-02 लॉन्च किए। 2024 के 30 दिसंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि C60 रॉकेट के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। मिशन, जिसे स्पे डॉकिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया है,
इसमें अंतरिक्ष में 2 छोटे अंतरिक्ष यानों यानी कि STX-01 और STX-02 को डॉक करने का एक अग्रणी प्रयास शामिल है। मिशन का उद्देश्य 2 अंतरिक्ष यानों को एक साथ लाने, उन्हें डॉक करने, उनके बीच ऊर्जा स्थानांतरित करने और फिर उन्हें अलग करने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। PSLV C60 मिशन इसरो का 99 प्रक्षेपण था और 7 जनवरी 2025 तक अंतिम डॉकिंग तक विभिन्न संचालन से गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया। दिसंबर 2024 में चीन ने अपनी अगली पीढ़ी की उच्च गति वाली ट्रेन CR450 को पेश किया, जिसमें 450 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष परिसक्षण गति के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड द्वारा विकसित CR450 प्रोटोटाइप ने चीन में परीक्षण किए, जिसमें उन्नत तकनीक और इंजीनियरिंग को प्रदर्शित किया गया। CR450 की प्रमुख विशेषता में 20% ऊर्जा खपत को कम करने वाला एक सुव्यवस्थित डिजाइन, जल शीतलित स्थायी चुंबक कर्षण प्रणाली और उच्च स्थिरता बॉगी प्रणाली शामिल है। CR450 बढ़ी हुई कैबिन स्पेस, शोर में कमी और साइकिल और व्हील चेयर के लिए समायोजन भंडारण के साथ एक उत्कृष्ट यात्रा अनुभव प्रदान करता है। अब बात करें खेल समाचारों की। काम्या कार्तिकेयन सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। काम्या कार्तिकेयन मुंबई महाराष्ट्र के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को अपने पिता कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ अंटार्कटिका में माउंट विसन मैसिव, जिसकी ऊंचाई 4,892 मीटर पर एक सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद इस उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया। 2021 में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार युवा उपलब्धियों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को 32-23 से हराकर पहला PKL खिताब जीता। 29 दिसंबर 2024 को हरियाणा स्टीलर्स ने पुणे महाराष्ट्र में आयोजित प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के फाइनल्स में पटना पायरेट्स को 32-23 से हराया। यह जीत हरियाणा स्टीलर्स के लिए पहली PKL खिताब थी। टीम का नेतृत्व जयदीप दहिया और राहुल सेठपाल कर रहे हैं और इसे मनप्रीत सिंह ने कोच किया था। हरियाणा स्टीलर्स ने ईरानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजा शातलुई को सीजन 11 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और सीजन 11 का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार भी दिया गया। आगे बढ़ते हुए डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने उद्घाटन किंग कप अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन ओपन 2024 जीता। डेनमार्क बैडमिंटन खिलाड़ी एंड्स एंटोसन ने चीन के शैनजैन में चीन के हु झैन को 2-1 से हराकर किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 का खिताब जीता। एंडर्स एंटोनसन ने 1.1 मिलियन रेमिनवी का मौद्रिक पुरस्कार जीता, जबकि उपविजेता हु झैन को लगभग 5 लाख RMB प्राप्त हुए। भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एलेक्स लानियर फ्रांस को हराकर टूर्नामेंट्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया और लगभग 36 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जीता। टूर्नामेंट, जिसे 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन ने शुरू किया था, इसमें केवल पुरुषों के एकल इवेंट शामिल थे, जिसमें 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हुए विश्व मुक्केबाजी ने नया एशियाई निकाय बनाया। अजय सिंह के बोर्ड के सदस्य बनने के साथ भारत ने केंद्र मंच लिया। दिसंबर 2024 में वर्ल्ड बॉक्सिंग ने एशिया को अपनी वैश्विक संरचना के नवीनतम सदस्य के रूप में जोड़ा। एशिया भर में मुक्केबाजी के विकास, प्रतिनिधित्व और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए एक नया एशियाई परिसंघ बनाया। भारत की मुक्केबाजी महासंघ को नई अंतरिम एशियाई मुक्केबाजी संस्था के साथ महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, जिसमें BFI के अध्यक्ष अजय सिंह को बोर्ड सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है।
हेमंत कुमार कलिता बीएफआई के महासचिव को ओलंपिक आयोग में शामिल किया गया है और दिग्विजय सिंह बीएफआई के कोषाध्यक्ष वित्त और लेखा परीक्षा समिति का हिस्सा। लवलीना बोरगोहेन टोक्यो 2024 ओलंपिक पदक विजेता को नए एशियाई निकाय के एथलीट आयोग में नियुक्त किया गया है। अब बात करें राष्ट्रीय समाचारों के बारे में। डीपीआईआईटी ने विनिर्माण और डी2सी क्षेत्र में स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। दिसंबर 2024 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग ने स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। साझेदारी का उद्देश्य विशेष रूप से डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स और विनिर्माण क्षेत्रों में डीपीआईटी द्वारा मान्यता स्टार्टअप्स को पोषित करना है। सहयोग की प्रमुख विशेषताओं में स्टार्टअप्स के लिए समर्पित कार्यक्रम और पहल शामिल है, जो प्रोटोटाइप विकास जैसे विभिन्न मील के पत्थरों के लिए संसाधन, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए कनेक्शन और अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। यह पहल मेक इन इंडिया पहल के प्रति प्रतिबद्धता और रेखांकित करती है और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करती है। आगे बढ़ते हैं नियुक्तियां और इस्तीफे की खबरें। रजत वर्मा डीबीएस बैंक लिमिटेड के सीईओ नियुक्त। दिसंबर 2024 में रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, जो 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगा। वह सुरजीत सोम का स्थान लेंगे, जो 28 फरवरी 2025 को 10 वर्षों तक बैंक का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वर्तमान में रजत वर्मा डीबीआईएल में संस्थागत बैंकिंग समूह के प्रमुख के रूप में कार्यरत। भारतीय रिजर्व बैंक ने डीबीएस बैंक के प्रस्ताव के बाद रजत वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। आगे बढ़ते हुए चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव आईएआरआई के निदेशक नियुक्त किए गए। दिसंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने डॉक्टर एके सिंह का स्थान लिया, जो जून 2024 में सेवानिवृत्त हो गए थे। श्रीनिवास राव वर्तमान में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने भारत भर के कई शोध संस्थानों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई और 2023 में आईसीएआर की शासी निकाय के सदस्य नियुक्त किए गए थे। अब शोक समाचार की बात करें। पूर्व टाइम वार्नर के सीईओ रिचर्ड पार्सन का निधन हो गया। दिसंबर 2024 में रिचर्ड पार्सन सिटी ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष और टाइम वार्नर इंक के पूर्व सीईओ का न्यूयॉर्क यूएसए में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिचर्ड पार्सन ने अपने करियर की शुरुआत न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर नेल्सन रॉकफेलर के लिए वकील के रूप में की और 1995 में टाइम वार्नर इंक में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। वह 2002 में सीईओ के पद पर पहुंचे, तो साथ में सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया और 2008 में अध्यक्ष पद से 2009 से 2012 तक उन्होंने सिटी ग्रुप इंक के अध्यक्ष के रूप में सेवा की और 2018 में उन्होंने सीबीएस के बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सेवा की। तो इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का